गीदड़ भभकियों के बीच में हिंदुस्तान लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। ताकत बढ़ रही है, पाकिस्तान की नजर यहां गड़ी हुई है और पाकिस्तान को अपनी हार का डर भी सता रहा है। अब हिंदुस्तान अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, वो भी जल थल नभ तीनों ही तरीके से। अपनी ताकत का एहसास पाकिस्तान को कराना जरूरी है। इन सब के बीच ही पाकिस्तान में सर्वदलीय मीटिंग को लेकर जानकारी, जहां पर पीटीआई ने इस मीटिंग से किनारा कर दिया और पाकिस्तान को लेकर कहा यह जाने लगा कि अभी खलबली तो है, हड़बड़ाहट तो है और इस बीच पाकिस्तान में तैयारियां भी हैं। तैयारी यहां हिंदुस्तान में भी है, जमीन से लेकर आसमान तक और आसमान से लेकर नीले गहरे समंदर तक भारत खुद को मजबूत कर रहा है ताकि वक्त आने पर पाकिस्तान को पटखनी दे सके। इसी कड़ी में हिंदुस्तान ने रूस के साथ बेहद डेंजरस एयर डिफेंस मिसाइलें जिनको लेकर डील हुई है और वो मिसाइलें खरीदी गई हैं जो पलक झपकते ही लड़ाकू विमान, ड्रोन और हेलीकॉप्टर को खाक कर सकती है। यानी पाकिस्तान की तबाही पक्की है। जमीन से लेकर आसमान तक, आसमान से लेकर समंदर तक, ये हिंदुस्तान की वो ताकत है जिससे दुश्मन थर्राता है, घबराता है, सहम जाता है। हिंद की ये ताकत जब गरजती है, हिंद के ये जंगी हथियार जब हुंकार भरते हैं तो दुश्मन का कलेजा कांप जाता है, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, शरीर सुन पड़ जाता है। लेकिन ये तो केवल झांकी है, क्योंकि हिंदुस्तान लगातार अपने जंगी जखीरे को बढ़ा रहा है, उसे और डेंजरस बना रहा है। जल थल नभ हर तरफ अपनी धमक दिखा रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत सुपर एक्शन मोड में है। हिंदुस्तान कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकता है। ऐसे में पाकिस्तान पलटवार करने की हिमाकत करता है तो भारत ने उसका भी इंतजाम कर लिया है। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी के बीच भारत को रूस से अत्याधुनिक इग्ला-एस एयर डिफेंस मिसाइलें मिली हैं। 260 करोड़ से अधिक कीमत की ये मिसाइलें बेहद कम दूरी में भी लड़ाकू विमान, ड्रोन और हेलीकॉप्टर को उड़ाने में सक्षम है। सेना और वायुसेना के पास 1979 से ही पुरानी इग्ला-1 M सिस्टम है, लेकिन कंधे से दागी जाने वाली इग्ला-एस एक बेहतर संस्करण है। इसे एक सैनिक कंधे पर रखकर चला सकता है। ये लक्ष्य को पहचानने और लॉक करने के बाद अपने आप उसे भेज देती है। इग्ला-एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का वजन 10.8 किलोग्राम होता है, जबकि पूरे सिस्टम का वजन 18 किलोग्राम। सिस्टम की लंबाई 5.16 फीट होती है, डायमीटर 72 मिलीमीटर। इस मिसाइल की नोक पर 1.17 किलोग्राम वजन का विस्फोटक लगाया जाता है। इग्ला-एस की रेंज 5 से 6 किलोमीटर होती है, अधिकतम 11,000 फीट तक जा सकती है। ये मिसाइल 2,267 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती है, यानी दुश्मन को बचने का मौका कम ही मिलता है। लेकिन हिंदुस्तान की ताकत और पाकिस्तान के खौफ की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत को स्ट्रेटो एस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान का परीक्षण करने में सफलता मिली है। DRDO ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में इसका परीक्षण किया। इस एयरशिप को आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने विकसित किया है। एयरशिप को 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर पेलोड के साथ लॉन्च किया गया। एयरशिप ने 62 मिनट तक उड़ान भरी। इसके बाद टीम ने सिस्टम को सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया। ये हिंदुस्तान की खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही क्षमताओं को बढ़ाएगा। मतलब साफ है, पाकिस्तान जहां केवल परमाणु बमों की धमकी दे रहा है, सिंधु के पानी के लिए खून बहाने की गीदड़ भभकी दे रहा है, वहीं हिंदुस्तान नए जंगी हथियारों से खुद को मजबूत कर रहा है ताकि मौका आने पर अपने दुश्मन के दांत खट्टे नहीं, उसे तोड़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक तरफ तो भारत की बढ़ती हुई ताकत है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की हार तय है। हालांकि पाकिस्तान इस हड़बड़ाहट में कुछ फैसले भी कर रहा है। कुछ युद्ध से जुड़ा हुआ साजो सामान भी अभी आनन फानन में खरीदा गया है। LOC की तरफ सेना मूव करा दी गई है, लेकिन
पिद्दी सा पाकिस्तान हिंदुस्तान के आगे कहीं टिक नहीं पाएगा, ये भारत की ताकत बताती है। मेरे साथ बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही साथ जमीर अली रेतू मेरे साथ में है पाकिस्तानी पत्रकार के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले मेजर जनरल कोचर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमने देखा आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हो गई, नेवी चीफ के साथ में मुलाकात हो गई, एयर चीफ मार्शल के साथ भी मुलाकात पीएम मोदी की हो रही है, और सबसे 1-to-1 पीएम मोदी मिल रहे हैं। इस 1-to-1 मुलाकात को आप कैसे देख रहे हैं? साथ ही साथ रूस के साथ में ये जो बड़ी डील हुई है डिफेंस मिसाइल की, और भारत की ताकत बढ़ती हुई, इसे कैसे देख रहे हैं आज की सिचुएशन में? रचना जी, धन्यवाद, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। अभी रोज हम इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं कि भारत अपनी ताकत को कैसे और मजबूत कर रहा है, क्योंकि अभी जो स्थिति है वो तनावपूर्ण स्थिति है, पाकिस्तान के लिए भी है, और भारत अपनी तैयारी कर रहा है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। तो पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि वो तैयार रहेगा। अब जो आपने ये जो मिसाइल्स की बात करी और जिस तरीके की ये मैं आपके दर्शकों को जानकारी देने के लिए, ये बेसिकली जो भी एयर अटैक्स आएंगे तो ये इस मिसाइल उसको एड्रेस करेगी। एंटी जैमिंग, ऑल वेदर, ये पैराड्रॉप भी हो सकती है, डेजर्ट से लेके हर चीज में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अभी जो भी ये हो रहा है, ये पूरी एक देश को आश्वासन देने के लिए है ये कि आपकी फौज तैयार है, कोई भी चुनौती आती है बॉर्डर के उस पार से, आपकी फौज सक्षम है उस चुनौती का सामना करने की। दूसरा, आपके पाकिस्तानी गेस्ट आए हुए हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, देखिए जो हरकतें पाकिस्तान कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर में डिस्टर्बेंस फैलाने के लिए, अभी एनआईए की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आप लोग बहुत पाकिस्तान की तरफ से बोल रहे हैं कि आपको सबूत चाहिए, सबूत चाहिए, आपको जल्दी सबूत मिल जाए, और वो सबूत आप ही को नहीं पेश किया जाएगा, वो पूरे वर्ल्ड को पेश किया जाएगा। उससे दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाता है। मेरी एक ही हिदायत है ये जो इस पाकिस्तान के लिए, देखिए हम पाकिस्तान और भारत की फौजों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। भारत की फौज कई ज़्यादा आधुनिक है, मजबूत है। लड़ाई में कहीं पे आप लोग टिकने वाले नहीं हैं, और तो ये आपको समझना चाहिए। और दूसरा, कश्मीर में जो इंटरफेरेंस आप कर रहे हैं, अपने जो आपके एसएसजी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के लोग टेररिस्ट के साथ मिलके यहाँ पे दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं एक चेतावनी दे रहा हूँ कि ये भारत इसका आपको जवाब देगा। और जो आपने हमारे निर्दोष लोगों को मारा है, उसका मुकाबला भी किया जाएगा, उसका जवाब भी दिया जाएगा। कोचर सर, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जमीर अली रेतू जी भी जुड़ गए हैं, उनसे सवाल करूं उससे पहले, ये जो आप एयर डिफेंस मिसाइल का जिक्र कर रहे थे, ये मैं आम लोगों के लिहाज से सवाल पूछना चाहती हूँ, और मैं अपनी जानकारी के लिए भी, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है, क्या ये हमारी सीमा में दाखिल होने वाली जो चीजें हैं सिर्फ उनको टारगेट करता है, हिट करता है, या दुश्मन की सीमा तक भी जा सकता है, और ये सिर्फ अपनी तरफ हो रहे हमले को रोक सकता है या हमला कर भी सकता है? देखिए, जो इसकी रेंज है ना, ये बेसिकली जो बाहर से अटैक आएगा इंडिया के ऊपर, जो हवाई जहाज आएंगे और जो हमारी फॉर्मेशंस हैं, जैसे कि हमारी फॉर्मेशंस मूव कर रही हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ये है। बिकॉज जनरली आपके जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं वो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। बाहर के जो एयरक्राफ्ट्स आते हैं उनको एड्रेस करते हैं। अब इनकी रेंज इतनी नहीं है कि ये, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा, ये एक फायर एंड फॉरगेट और ये एक एंटी जैमिंग है। इसका मतलब कि
दुश्मन के जो भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम है वो उसको जैम भी नहीं कर सकते हैं। और ये बेसिकली जो दुश्मन के हवाई जहाज अंदर आएंगे ये उनको एड्रेस करने के लिए। तो जब हम अंदर जाएंगे जो हमारे पास दूसरे हथियार हैं जो बाकी जिनकी रेंजेस और बढ़ के हैं 40 किलोमीटर 70 किलोमीटर, इस तरीके से आपके 400 किलोमीटर से ऊपर हमारी रेंजेस हैं, तो वो हथियार इस्तेमाल होंगे पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक करने के लिए। और ये बेसिकली एक एयर डिफेंस का सिस्टम है। ये जो पाकिस्तान की तरफ से हवाई जहाज आएंगे उनको एड्रेस करने के लिए। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया और आसान भाषा में समझा दिया। ज़मीर अली देतो जी, यहाँ तो एक एक करके जो हमारे चीफ हैं वो मिल रहे हैं, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ मार्शल, वो सभी एक एक करके पीएम मोदी से मुलाकात कर रहे हैं और हिंदुस्तानी अब ये ख्वाब ज़्यादा देख रहे हैं कि बहुत जल्द आतंक का खात्मा होगा। पाकिस्तान में क्या चल रहा है, खबर ऐसी भी है कि आज कुछ सेना का मूवमेंट एलओसी की तरफ बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ पाकिस्तान सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए भी खर्च कर दिए आनंद फानंद में युद्ध से जुड़ा हुआ साजो सामान खरीदने के लिए। सच है क्या? बहुत शुक्रिया रचना। देखें, इसमें कोई शक नहीं, ये जो आपकी खबर आज मिली है कि पाकिस्तान ने फौज को मूव कर दिया है एलओसी की तरफ, ये इसमें कोई शक नहीं कि ये फौज पहले ही दिन मूव कर दी गई थी और उसके साथ साथ जो बॉर्डर एरियाज की तरफ पहले दिन का थे, जो पहले दिन बोले तो पहलगाम आतंकी घटना के बाद में, पहलगाम आतंकी घटना के बाद जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बज़ाहिर तनाव नजर आ रहा था और वहां पे सूरत-ए-हाल कुछ कशीदा थी, तो उसी दिन मूव कर दिया गया था। और दूसरी बात ये कि आज जिस तरह मोदी जी ने मुलाकातें की अपने फोर्सेस के सरबराहान से, इस तरह हमारी जो मुलाकातें थी ये उसके सेकंड डे हुई थी, जिसको आप ने भी रिपोर्ट किया होगा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें ना सिर्फ आर्मी चीफ थे बल्कि एयर चीफ भी थे, नेवल चीफ भी थे, इसके अलावा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी थे। तो इस तरह प्राइम मिनिस्टर और तमाम जो पार्टी हेड्स थे उन सबको बुलाया गया था। और आज दोबारा एक मीटिंग बुलाई गई है जो कि रात को 9 बजे होगी पाकिस्तान के मुताबिक, आपके मुताबिक मेरा ख्याल है कि 9:30 बजे होगी। वो होगी जो DGISPR है अहमद शरीफ साहब, वो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो सरबराहान हैं उन सबको आज ब्रीफिंग देंगे, खासतौर पे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो तनाव है और उसके साथ साथ जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, जो पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस मालूमात है उस तमाम के हवाले से उनको पूरी तरह से ब्रीफ किया जाएगा। तो इस वक्त जो बज़ाहिर सूरत हाल हमें नजर आ रही उसमें तनाव भी है और इसमें सारी चीजें हो भी रही है, वो पूरी तरह से तैयारियां हो रही हैं। लेकिन जो मैं पिछले 12 दिनों से इसको कवर कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है आपको पता है कि हम पहले भी काफी साल पहले भी शो कर चुके इसी चैनल पे। तो मैं क्योंकि इस सारी चीजों को, मूवमेंट्स को एज ए जर्नलिस्ट देखता होता हूँ और एज ए जर्नलिस्ट ही तमाम चीजों को समझने की कोशिश करता होता हूँ, तो इस पे जो मुझे इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही उसमें ये बज़ाहिर जितनी भी मूवमेंट्स हो रही है उसका जाहिर है कि कोई ना कोई नतीजा तो होगा। लेकिन मुझे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई जंग की सूरत हाल नजर नहीं आ रही मुझे, क्योंकि क्लियर नजर आ रहा है, जैसे भी आपने जिक्र किया था कि NIA ने वहां पे जांच शुरू कर दी है। NIA की जानिब से जब तमाम चीजें डिटेल शेयर की जाएंगी वो तो पाकिस्तान को शेयर नहीं की जाएगी और पूरे वर्ल्ड को शेयर की जाएगी। यकीनी तौर पे इसी तरह से होना चाहिए, अगर पाकिस्तान भी होता तो वो इसी तरह से शेयर करता। तो ये हम खुद भी ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो NIA की जानिब से इस तमाम तर जो अफसोसनाक वाकया हुआ है जहां बेगुनाह लोगों को मारा गया है, इसकी प्रॉपर जांच और उसके बाद फिर उन लोगों का एक तयन किया जाए जिन लोगों ने ये सारे का सारा एक खेल रचा है, जिन्होंने ये सारे का सारा एक खेल रच के दो देशों के दरमियान इतना तनाव पैदा कर दिया है। हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान के लोग थे उनको वहां से निकलना पड़ा, पाकिस्तान में जो लोग थे उनको निकलना पड़ा। दो देशों के दरमियान जो एक तो तनाव की सूरत हाल है और उसके साथ साथ दोनों देशों की जो अवाम है उसको भी ज़ाहिर है कहीं ना कहीं कई मामलात में मुश्किलात का सामना है। भारत को पाकिस्तान ज़मीर अली देतो जी, आप चूंकि आप जिस तरीके से, मतलब बिल्कुल आप पत्रकार जैसा बातें कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है सुन के, लेकिन शायद आपने गौर किया हो, मैंने आपसे पूछा था पहला दिन कौन सा, तो आपने कहा जब अटैक हुआ था उसके बाद से ही सेना का मूवमेंट जो था वो बढ़ा दिया गया LOC पर।
अब आप ये सोचिए कि कोई भी चोर चोरी करके ये नहीं कहता कि चोरी मैंने की है, चोर जाकर कहीं छिप जाता है या फिर ये प्रूफ करने में लग जाता है कि चोरी मैंने नहीं की है। अब जब पहलगाम में आतंकी घटना घटी ना, जब बाकी देशों के प्रमुख मोदी से बात कर रहे थे या पोस्ट कर रहे थे या भारत का साथ होने के दावे कर रहे थे, वादे कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान कहीं नहीं था। पाकिस्तान में मीटिंग्स चल रही थी, पाकिस्तान में सेना का मूवमेंट इधर उधर हो रहा था, खलबली हो रही थी। वही हमारा सवाल था। फिर आ जाइए एनआईए जांच पर। एनआईए जांच चल रही है, जो मददगार थे यहां से वो भी पकड़े जा रहे हैं, उनसे पूछताछ में खुलासे हुए हैं, या तो कुछ टाइम पहले या तो कुछ साल पहले वो पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान में जो आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं उनके कनेक्शन में, पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी आकाओं के कनेक्शन में थे और उन्होंने आतंकियों को मदद की। अब उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ा भी जा रहा है, उनके ठिकाने नस्तानाबूद भी किए जा रहे हैं और साथ ही पाकिस्तान से इसके सीधे सीधे तार जुड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं कि आप यहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कोई युद्ध के हालात आपको नहीं दिखते, तो आप ये कह सकते हैं उरी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ वो एक तरफा अटैक हुआ, फिर ऐसा नहीं कि उसका कोई बदला लिया गया। फिर उसके बाद आ जाइए पुलवामा अटैक, उसके बाद जो एयर स्ट्राइक हुआ, ऐसा नहीं था कि युद्ध की स्थिति थी, भारत ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान ने वो चीजें देखी। तो अगर आप कह रहे हैं कि युद्ध की स्थिति तब होती है जो दो देशों की सेना आपस में भिड़ जाए या दोनों तरफ से अटैक हो या उसका जवाब हो। यहां एक तरफा जवाबी कार्रवाई होगी, ये आप भी कह रहे हैं। अगर ये युद्ध की स्थिति नहीं है, तीसरा मुझे ये बताइए, पत्रकार के ही नाते एलओसी पर पाकिस्तानी फौज एक के बाद एक, ये 10वीं बार है जब सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। अगर आप पड़ोसी मुल्क वाकई दोस्त जैसे होते तो ये हालात तो नहीं होते ना। यहां आतंकी हमला हो गया, उधर सीज फायर का उल्लंघन एक के बाद एक। रचना, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान यकीनी तौर पे जब से हम दोनों देश आज़ाद हुए तो एक ही प्रॉब्लम क्रिएट चीज़ रही है, वो है कश्मीर। अब कश्मीर के हवाले से देखें, सिंध का बॉर्डर है, सिंध और हिंदुस्तान का बॉर्डर है। मेरा ख्याल है आपने कभी उसका नाम भी नहीं सुना होगा ना। मैंने उस बॉर्डर को भी देखा है, वहां मैं गया हूँ। वो सिंध मेरा क्योंकि इलाका है, मेरा ताल्लुक सिंध से, तो वहां पे जो दोनों तरफ लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की तरफ रहते हैं या पाकिस्तान की तरफ रहते हैं, ज़मीर अली जी, वही सिंध जिसको सिंधिस्तान लोग कह रहे हैं पाकिस्तान के टुकड़े होकर सिंधिस्तान अलग बन जाएगा, उसी का जिक्र कर रहे हैं क्या? देखिए, सिंध का आप अपने हिसाब से जो कहें, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सिंध के मैंने सोशल मीडिया पर एक और चीज पढ़ी कल। अच्छा, लोगों का ये अजम्पशन है, लोग अनुमान लगा रहे हैं, कह रहे हैं एक बलूचिस्तान हो जाएगा, एक सिंधिस्तान हो जाएगा, पीओके तो वापस ले ही लेंगे। लोग कह रहे हैं पश्तून भी इस मांग में लगे हुए हैं, पश्तूनिस्तान बन जाएगा। ये इस तरह की बातें अब हो रही हैं सोशल मीडिया पर। ये जो बातें हो रही हैं ये असल में कुछ ऐसा है क्या? मतलब बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे बताइए कि ग्राउंड पर क्या है? देखिए, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंसेस हैं, वो एक दूसरे को गालियां देते हैं, उसके साथ साथ वो इस तरह की चीजें करते हैं। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में होती है तो उसका नजरिया कुछ होता है, जब इक़्तिदार से निकलती है तो उसका नजरिया होता है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में इस तरह की मूवमेंट मुझे नजर नहीं आती कि ये तो हो जाएंगे, इसके लोगों की ख्वाहिशात हैं। लेकिन आपको बता रहा था कि सिंध का बॉर्डर है, ज़मीर अली जी, ज़मीर अली जी, तो इस पूरे इलाके में जी नहीं आ रही है, यहाँ पर कभी कुछ बोलिए, मेरी बात सुने। अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अभी अब आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, आ रही है, बोलिए। तो मैं कह रहा था कि पाकिस्तान का एक इलाका है, पंजाब के बहुत सारे इलाके हैं जहां से पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर मिलता है, वहां पर हमें कभी सीज फायर की वायलेशन नजर नहीं आती। बेसिकली ये सारे का सारा कश्मीर के अंदर ही होता है, क्योंकि वहां पे दोनों साइडों पे प्रॉब्लम है, टेंशन है। तो कभी पाकिस्तान की तरफ से होता है, कभी हिंदुस्तान की तरफ से होता है। आप रचना ऐसा बिल्कुल नहीं कहना कि हिंदुस्तान की तरफ से नहीं होता, बिल्कुल होता है। वहां पे जवाबी कार्रवाई तो देंगे ना सर, जवाबी फायरिंग तो होगी ना। जो लाइन ऑफ कंट्रोल की जो लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल होती है, वहां पे यकीनी तौर पे टेंशन के हिसाब से वहां की दोनों फौजें जो है अपने अपने हिसाब से मूव करती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि सबसे ज्यादा जो फोकस चीज है वो यही है कि एनआईए को इस जांच को तुरंत करना चाहिए, और ये जो बेसिक वजह बनी है इस सारे टेंशन अच्छा, मुझे ये बताएं, उसको मैं कोचर सरकार करूं उससे पहले मुझे बताएं, हाफिज सईद कहाँ है? हाफिज सईद जेल में, उसको 31 साल की सजा हो चुकी है, वो इस वक्त जेल में। मेरी मालूमात के मुताबिक
हाफिज सईद की सुरक्षा इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि यहाँ पर इस तरह का टेंशन यकीनी तौर पे रहता है, क्योंकि हाफिज सईद पाकिस्तान में एक बड़े अरसे के बाद उनको जो सजा हुई थी, उसके फॉलोअर्स की तादाद बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं है। तो यकीनी तौर पे उसकी सिक्योरिटी बढ़ानी भी चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि वो कैदी जो कि पाकिस्तान क्योंकि की वहां कैद बैठे में हुए कई उसकी हर नेता तरह ऐसा की। मान रहे हैं कि जब भारत जवाबी कार्रवाई करेगा ना पाकिस्तान पर, तो उसका बदला लेने के लिए हाफिज सईद का इस्तेमाल होगा और हाफिज सईद फिर हमारा बदला लेगा। ऐसा ऐसा लोग मान देखिए रहे हैं। मेरा ओसामा बिन लादेन रचना कहाँ था? ओसामा बिन लादेन अपने आखिरी दिनों में कहाँ था? ओसामा बिन लादेन बिल्कुल उसी जगह पे था जिसका आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारे नेता हैं या हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट भी इस तरह की बातें करते हैं, बल्कि इंक्लूडिंग आपके टीवी चैनल्स पे आकर इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये सिर्फ कम से ख्याली कम बातें इस तरह सुनिए का तो, होने नहीं। कम से कम हमारे यहाँ के नेता जो है ना, वो आतंकियों की भाषा नहीं बोलते। आपके यहाँ के तो नेता भी सेम वही लैंग्वेज दोहराते हैं जो हाफिज सईद बोलता है। बिलावल भुट्टो कितनी बार कह चुके, पानी रोका तो खून की नदियां बहा देंगे। कौन नेता बोलता है ऐसा? देखिए, अब मैं इसको सिवाय उसकी इमेच्योरिटी के और कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि वो सियासी बयानात जब वो पब्लिक में रक्षा जाते हैं तो मंत्री का पब्लिक जवाब को दे दें आप। भड़काने के लिए या पाकिस्तान के उसको। रक्षा मंत्री कहते हैं 30 साल से हम गंदा काम कर रहे हैं, हम तो पाल रहे हैं आतंक को, हम तो मानते हैं। रचना, मेरा ख्याल है इसका हम कई बार जवाब दे चुके हैं, ना सिर्फ आपको बल्कि हम कई बार खुद यहाँ पे भी सवाल कर चुके हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ज़ाहिर के मामला जो है तो हैं, लेकिन जो हमारा ये बॉर्डर था, अफगानिस्तान वाला बॉर्डर, वहां पर हमें कभी फौज तैनात करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब से हम लोग गए थे, ये अमेरिका के कहने पे, उस वार में जो कि अफगानिस्तान में मुजाहिदीन थे उनकी सपोर्ट थी, तो इसमें तो कोई शक आतंक नहीं को है, इसमें पालना तो ना आज आतंक की वजह से पाकिस्तान खोखला है या नहीं? जमीर अली जी, आम लोगों के लिहाज से मुझे बताइएगा, बड़े बड़े लोगों के लिहाज से मत बताइएगा। मैं बड़े लोगों की बात करता नहीं हूँ, आप मुझे जानती हैं बड़े अरसे से। देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा से इस चीज को एक्सेप्ट किया है। देखिए, आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि जिस तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन है, तो यकीनी तौर पे हिंदुस्तान में कोई भी चीज हो तो आप पाकिस्तान का नाम ही लेते हैं, हाँ। और पाकिस्तान में कोई हो तो हम हिंदुस्तान का नाम लेते हैं। लेकिन इस वक्त आप इस बात को मानेंगे कि पाकिस्तान के पास इतनी रियलिटी तो है कि टीटीपी जो है, हमने उसका नाम टीटीपी ही रखा, क्योंकि हमें पता था कि वो लोग कहाँ पैदा हुए थे, क्या करते सारी जिंदगी, और वो क्यों पाकिस्तान के दुश्मन बने हुए। हम उनके खिलाफ यकीनी तौर पे ऑपरेशंस कर रहे हैं, लेकिन हमने वहां पर कभी आपका नाम नहीं लिया। ये सब भी आप ही का पाला हुआ है। वो जो आपके पाले हुए जो छोटे छोटे क्या बोलते हैं उन्हें, सांप के जो बच्चे थे ना, वो आज बड़े सांप बन चुके हैं, बड़े नाग बन चुके हैं, और इसीलिए वो पाकिस्तान को बार बार डसने का काम कर रहे हैं। और हम यूं ही बेसलेस बातें पाकिस्तान की तरफ नहीं करते। अगर यहाँ कुछ भी आतंकी घटना हो रही है या होने की कोशिश हो रही है, तो फिर वो सबूत इशारा करते हैं कि पाकिस्तान से कैसे इसके लिंक जुड़े हुए हैं। और ये हिंदुस्तान ही नहीं, ये पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान की धरती पर आतंक पलता है। राजन कोचर सर, गलत कह रही हूँ क्या? मैं एक जुमला कह दूं, उसके बाद राजन हाँ, सर की तरफ आप जाएं, ताकि मेरा आप जवाब अपना आ जुमला जाए पूरा। आपकी तरफ। हाँ, बोलिए, जल्दी से बोल दीजिए। देखिए, वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन पाकिस्तान ने अब ये फैसला कर दिया है, वो जो छोटे छोटे सांप अब बड़े हो गए, पाकिस्तान उन तमाम सांपों का सर कुचलने का फैसला कर चुका है। सबसे पहले तो इसी हाफिज वजह सईद का से कुचल वहां दीजिए पे ना, तमाम फिर इलाकों में सबसे पहले तो हाफिज सईद का कुचल दीजिए, बजाय कि उसे सुरक्षा देने के हाफिज सईद का सर कुचल दीजिए। आधे जवाब तो वहीं खत्म हो जाएंगे। हाफिज सईद जेल में, और 32 साल की सजा कम तो नहीं होती है, 32 साल से ज्यादा क्या सजा दें। आप तो देखते ही हैं क्या जेल में होता है और क्या सहूलियतें होती हैं और कैसे आतंकियों को पाला जाता है। मतलब ये आपने थोड़ी सी डिप्लोमेटिक बात कर दी कि हाँ वो जेल में भी है, लेकिन हाँ उसकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। राजन कोचर सर, देखिए रचा जी, एक ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान जो है, जियाउल हक के टाइम से आपने देखा एक असिमेट्रिक वॉरफेयर, एक प्रॉक्सी वॉर भारत के साथ चला रखा है। एक ऑपरेशन टोपैक एक नाम है, जो आईएसआई का ऑपरेशन है ये, और ये आज तक चल रहा है, ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स। तो जब तक ये चीजें, देखिए आपको समझना पड़ेगा, पाकिस्तान की अवाम कुछ भी सोचे, पाकिस्तान की फौज क्या सोचती है, क्योंकि जो आज पाकिस्तान की सिचुएशन है या पाकिस्तान की कंडीशन है, वो उसकी फौज की वजह से। अब एक फौजी फाउंडेशन चलाते हैं वो लोग, ये अपने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स अपने करते हैं, उनके
जनरलों के घर यूनाइटेड स्टेट्स में हैं और ग्रेट ब्रिटेन में हैं, उनके बच्चे बाहर की एजुकेशन लेते हैं और पाकिस्तानी सफ़र कर रहे हैं, उनको एक वक्त की रोटी नहीं मिलती कई जगह में पाकिस्तान में। आपकी एकदम ये ठीक, एकदम ठीक आपने कहा। ऐसी ऐसी हालत है और पाकिस्तान में बड़ा वर्ग, बड़ा तबका इसलिए ऐसा मैं है। ये हाँ, जी 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 जी। आई वांट टू एम्फसाइज दिस पॉइंट। अब हाँ। ये हमारे पाकिस्तान के गेस्ट आए हुए हैं, और इनको अपनी फौज की सच्चाई या तो ये जानते हैं, हाँ। अब एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम्म या तो नहीं जानते हैं, इसलिए जो पाकिस्तान फौज की ये सपोर्ट में है। हम्म आज जो पाकिस्तान की हालत है वो आपकी पाकिस्तान, आपका जो इलेक्शन हुआ था, हम्म का जो फॉर्म 45 भरा गया था, आज आपका जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, क्या ये बहुमत उसको मिली थी? जिसको बहुमत मिली थी वो जेल में है। हाँ। तो जब अगर आपके सिस्टम्स ही ऐसे हैं और आप IMF वर्ल्ड बैंक से अपना लोन लेके आपकी इकोनॉमी चलती है, चाइना ने आपके इस पूरे पोर्ट्स पे कब्जा किया हुआ है, और चाइना अपनी जो आपकी जो इकोनॉमी को चलाता है, आपको डेट फाइनेंसिंग करता है चाइना आपकी। तो जब तक ये आपकी रियलाइजेशन नहीं होगी, देखिए, एक भारत को एक सेंट्रिक मान के ये हमारा दुश्मन है, इसको जो हमने नुकसान पहुंचाना है, आप इतने सालों से कर रहे हैं और पाकिस्तान की तरक्की नहीं हुई है। जिस दिन आप, क्योंकि अपना भला करने से ज्यादा भारत का नुकसान कैसे करना है, इस पर फोकस पाकिस्तान को और पाकिस्तानी बिल्कुल, हुकूमत और फौज का और रहता जिस है, दिन आप जिसका इस नुकसान पाकिस्तान से भुगत अलग भी चले रहा है। सॉरी जाएंगे, सर, आप कोचर सर, देखेंगे पाकिस्तान में टाइम तरक्की नहीं है होगी। मेरे पास, टाइम नहीं है, सॉरी सॉरी। बहुत शुक्रिया राजन कोचर सर और जमीर अली ढेतो जी, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के लिए टाइम निकालने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे जल्द।